हेलो एवरीवन, माय नेम इज मधुसूदन शर्मा और मैं लेकर के आया हूं आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज। इस सीरीज में हम हर रोज किसी एक टॉपिक पे यूपीएससी ने पिछले 13 सालों में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उन सबको डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है राइट्स अदर देन फंडामेंटल राइट्स। इन क्वेश्चंस को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। द क्वेश्चंस एंड देयर डिस्कशन वीडियो आर पोस्टेड एवरी नाइट 9 PM। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच वाज आस्क्ड इन 2011 और ये क्वेश्चन है ह्यूमन राइट के बारे में कि इनमें से कौन कौन राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, राइट टू फूड, विच ऑफ द एबव इज आर ह्यूमन राइट्स अंडर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट इनमें से कौन कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज कि ऑल दीज थ्री आर ह्यूमन राइट। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, राइट टू फूड, ऑल दीज थ्री आर ह्यूमन राइट। बट द प्रॉब्लम इज कि शायद हम लोग ह्यूमन राइट पढ़ते ही नहीं है। आपके जो स्टैंडर्ड किताबें हैं उनमें भी फंडामेंटल राइट की चर्चा होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की चर्चा होती है, ह्यूमन राइट नहीं होता। तो इन क्वेश्चंस को आंसर कैसे करें? वेल, वन सिंपल थिंग इज कि आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना होगा। मैं आज के वीडियो में ये डिस्कस भी करूंगा कि कौन कौन से ह्यूमन राइट्स हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, बट पहले देखते हैं कि कॉमन सेंस से कैसे आंसर कर सकते थे। ह्यूमन राइट्स क्या है? वो राइट्स जो सारे ह्यूमन को मिलने चाहिए। तो सारे ह्यूमन को बेसिकली फूड तो मिलना ही चाहिए, बिना फूड के तो इंसान सर्वाइव ही नहीं कर सकता। So 3 has to be included. So A and B are ruled out. Now if we have to look at कि बाकी क्या एजुकेशन या इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज ये ह्यूमन राइट हो सकते हैं, तो डेफिनेटली होना चाहिए। एजुकेशन, हेल्थ, ये तो बेसिक नीड्स है ना आज के डेट में। जब हम पॉवर्टी लाइन भी एस्टिमेट करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि भाई एजुकेशन और हेल्थ के लिए कितना कॉस्ट है। सो डेफिनेटली एजुकेशन भी होना चाहिए। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1, 2 एंड 3। बट अगर मान लो एजुकेशन में डाउट भी हो तो एटलीस्ट यहां तक तो आपको पहुंचने में कोई डाउट, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट इट इज इंपॉर्टेंट कि हम ह्यूमन राइट्स को भी थोड़ा पढ़ लें, समझ लें कि कौन कौन से राइट ह्यूमन राइट हैं। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन 2020 में सिमिलर कंसेप्ट को रिपीट कर दिया गया। ये पूछ रहे हैं कि अदर देन द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स में तो ह्यूमन राइट्स हैं ही, और कौन कौन से पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं प्रिंसिपल एंड प्रोविजंस ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। नाउ इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको ये ह्यूमन राइट पता होना जरूरी नहीं है। अगर आपने पिछला क्वेश्चन आंसर किया है तो ये क्वेश्चन भी आप आंसर कर पाएंगे। पिछले क्वेश्चन में एजुकेशन की बात की गई थी कि एजुकेशन ह्यूमन राइट का पार्ट है। अब आप देखो कि एजुकेशन हमारे यहाँ कहाँ कहाँ है। क्या एजुकेशन एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है? बिल्कुल है। A state shall make endeavor to promote education, early childhood education up to the age of 6 years. So ये DPSP में है। Then fundamental duties में है, yes, it is the duty of every parent to provide education to its children between the age 6 to 14 years. तो ये भी है, हमने इसका निमोनिक भी देखा था। So अगर सेकेंड एंड थर्ड दोनों में एजुकेशन है तो वैसा एक ही ऑप्शन है, डी हमारा आंसर हो गया। हमें प्रियम्बल का एग्जैक्टली नहीं भी पता है कि कौन कौन से प्रोविजन प्रियम्बल के ह्यूमन राइट में है, तब भी हम इसको आंसर कर सकते हैं। इट अगेन अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ डूइंग पीवाईक्यूज। पीवाईक्यू करने से दो फायदा होगा, एक तो आप ह्यूमन राइट पढ़ेंगे जो कि मोस्टली नहीं पढ़ाया जाता, और दूसरा कि उसके नॉलेज के बेसिस पे ये वाला क्वेश्चन भी आंसर हो जाता 2020 में। नाउ इट्स इंपॉर्टेंट कि मैं आपको थोड़ा सा ह्यूमन राइट के बारे में भी बताऊं कि कौन कौन सा राइट ह्यूमन राइट में इंक्लूडेड है। सो सी देयर आर 30 राइट्स विच आर देयर इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब ये 30 को याद करना, वो भी जब 10 साल में एक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो न तो प्रैक्टिकल है ना डिजायरेबल है। सो हम एक मैकेनिज्म डिवाइस करने की कोशिश करेंगे जिसके थ्रू अगर क्वेश्चन कोई आ जाए ना तो हम आंसर कर पाए। एंड द फर्स्ट थिंग इन दिस मैकेनिज्म आई वुड से इज कि ऑल द फंडामेंटल राइट्स
जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं उसको आपको मान के चलना है कि वो ह्यूमन राइट में भी होंगे। वो बेसिक ह्यूमन राइट है जो हर किसी के होने चाहिए। हम पढ़ते हैं ना कि व्हाई दिस राइट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज दे आर समथिंग जो कि हर किसी को मिलना चाहिए। तो सारे फंडामेंटल राइट्स, इवन सम इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट टू लाइफ लाइक फेयर ट्रायल, प्राइवेसी, मैरिज, रेस्ट एंड लीजर, ये सारे भी ह्यूमन राइट में डाले हुए हैं। ओके, स्पेसिफिक आइटम्स जो वर्ड यूज किए गए हैं वर्ड डिफरेंट हो सकते हैं, बट चांसेस कम है कि एग्जैक्टली इस बात पे यूपीएससी आपको टेस्ट करे। मोस्ट लाइकली वो अगर आप प्रिंसिपल अप्लाई कर देंगे तो आंसर हो जाएगा। जैसे उसमें भी इक्वलिटी की बात होती है, हमारे में भी इक्वलिटी की बात होती है, बट हमारे में अनटचेबिलिटी की बात होती है, हमारे में डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट की बात होती है, वहां पे रेस की बात होती है, जेंडर की बात होती है, कलर की बात होती है। सो सम डिफरेंसेस मे हैपन बट ओवरऑल प्रिंसिपल दैट राइट टू इक्वलिटी इज देयर, ये दोनों जगह पे है। वहां पे उस स्लेवरी की बात करते हैं, एबॉलिश करने की, हमारे यहाँ एक्सप्लॉइटेशन नहीं करने की, बेगार नहीं करने की बात होती है, बट ओवरऑल द क्रक्स इज सेम। स्लेवरी वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्सप्लॉइटेशन, बेगार वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए वायलेशन ऑफ इक्वलिटी। सो ये मान के चलना अगर कोई क्वेश्चन आए तो कि सारे फंडामेंटल राइट ह्यूमन राइट में भी शामिल हैं, हम क्योंकि 30 याद नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो आपको अप्लाई करना है ये कि अदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी कुछ हैं जो कि ह्यूमन राइट में शामिल हैं, जैसे राइट टू ओन प्रॉपर्टी। अब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ये ह्यूमन राइट में है। दूसरा, रिकॉग्निशन इन द आईज ऑफ लॉ, एवरी ह्यूमन शुड गेट रिकॉग्निशन इन द आई ऑफ लॉ, दिस इज समथिंग जो कि ह्यूमन राइट में इंक्लूडेड है। एंड देन एवरीवन हैज ए राइट टू नेशनैलिटी, कोई एक नेशनलेस नहीं होना चाहिए कि कोई बंदा का पता ही नहीं कि किस नेशन का पार्ट है। तो दिस इज समथिंग जो कि ह्यूमन राइट में इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट इज कि ह्यूमन राइट कुछ इकोनॉमिक राइट्स की भी बात करता है जो हमारे यहाँ डीपीएसपी में डाले गए हैं, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी, इक्वल पे, इक्वल वेजेस, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, देन क्लॉथिंग, हाउसिंग, मेडिकल केयर। तो ये सारे कुछ इकोनॉमिक राइट्स हैं जो कि दिए गए हैं। वेल ये एस्पेक्ट अगर पता होगा तो पिछला क्वेश्चन का आंसर और ज्यादा आसानी से हो जाएगा कि इकोनॉमिक राइट्स तो दिए ही गए हैं। हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट में सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स है। एंड नेक्स्ट देयर इज वन ड्यूटी एज वेल जो कि फंडामेंट ह्यूमन राइट्स में डाला गया है। दैट ड्यूटी इज कि ये हर किसी की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट द राइट्स, जो दूसरे लोगों के ह्यूमन राइट्स हैं और फ्रीडम्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ये हम सबकी ड्यूटी है। सो देयर इज वन ड्यूटी ऑल्सो विच हैज बीन पुट इन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। देयर आर 30 ऑफ देम, वी कैन नॉट मेमोराइज ऑल, सो we have, if we go by this mechanism we can answer the questions that are going to be asked. Now let's move to the next question of the day. Next question है कि राइट टू वोट इनमें से किस टाइप का राइट है? क्या ये फंडामेंटल राइट है, नेचुरल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है? तो पहली चीज तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या है। फंडामेंटल राइट वो राइट हैं जो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। पार्ट 3 का नाम ही है फंडामेंटल राइट। तो हमें यहां सबसे पहले यही चीज चेक करनी है कि क्या पार्ट 3 में ऐसा कोई राइट टू वोट है? नहीं है। सो ये ऑप्शन रूल आउट हो गया। नेचुरल राइट मतलब कि नेचुरल राइट इज समथिंग जो कि काफी वेग टाइप की चीज है, तो अभी हम उसको आंसर नहीं करेंगे। अभी पहले हम दूसरे ऑप्शंस में देखेंगे कि क्या दूसरे ऑप्शंस कोई करेक्ट है। सी इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, अब वैसे तो फंडामेंटल राइट भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का बेसिक मतलब होता है कि ऑल दोज राइट्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इवन फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंड अप्लाई करना है। माइंड अप्लाई ये करना है कि अगर वो फंडामेंटल राइट अलग से लिख रहे हैं तो प्रोबेबली व्हाट दे मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज कि अदर देन फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। देन लीगल राइट, नॉर्मल मतलब नॉर्मल डेफिनेशन से अगर आप जाओगे तो लीगल राइट का मतलब होता है ऑल दोज राइट्स व्हिच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इवन फंडामेंटल राइट्स आर इन ए वे और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स आर ऑल्सो इन ए वे इन्फोर्सेबल बाय लॉ। बट यहां पे क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में लीगल राइट का डेफिनेशन ये है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जिसको आप दूसरे भाषा में
स्टैच्यूटरी राइट भी कह सकते हैं, कि जो स्टैच्यूट के थ्रू जो राइट दिए गए हैं। नाउ लेट्स लुक एट द करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। सो आर्टिकल 325 और 326 इस चीज की चर्चा करता है कि किसको वोट देने का अधिकार है। आर्टिकल 325 में बोलता है कि देयर शैल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन फॉर इंक्लूडिंग इलेक्टोरल बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और एनी ऑफ देम। ठीक है, तो हर किसी को इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड होने का अधिकार है। देन आर्टिकल 326 बोलता है कि जो वोटिंग होगी, जो इलेक्शन होगा हाउस ऑफ पीपल का और लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होगा। एडल्ट सफरेज का मतलब एवरीवन हु इज 18 प्लस विल बी इंटाइटल्ड टू वोट। सिंपल सा क्राइटेरिया है। तो ये जो आर्टिकल हैं, ये दोनों आर्टिकल क्यूमुलेटिवली हमें राइट टू वोट प्रोवाइड कराते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल जो कि पार्ट 3 का पार्ट नहीं है, वो हमें राइट टू वोट दे रहा है। सो राइट टू वोट किस टाइप का राइट हो गया? इट वुड बी ए काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। देन अगेन, राइट टू प्रॉपर्टी कहां पे है? आर्टिकल 300A में है। पहले राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 में था और ये फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। दिस 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैड कम आफ्टर इमरजेंसी। तो अब जब इसे हटा दिया गया है तो ये लीगल राइट बन गया। अब देखो यहां पे लीगल राइट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया, क्योंकि यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अलग से कुछ बोला नहीं गया है। ठीक है, बट डेफिनेटली फंडामेंटल राइट नहीं है, तो फंडामेंटल राइट तो रूल्ड आउट है। तो यहाँ पे लीगल राइट का मतलब है कि अदर देन फंडामेंटल राइट जो भी सारे राइट हैं, उसको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने वाला लीगल राइट बोल रहा है। ठीक है, नाउ अगला हमें जो जजमेंट ले रहा है, नाइदर फंडामेंटल नॉर लीगल, ये भी गलत हो गया, क्योंकि लीगल राइट तो ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजंस है या एनी पर्सन। तो अब आप आर्टिकल को पढ़ो। आर्टिकल में क्या बोलता है? पर्सन्स नॉट टू बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी। नो पर्सन का मतलब बोथ सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन। सो दैट्स वाई यहां पे आंसर सिटीजन ओनली ना हो करके एनी पर्सन होगा। सो आप ये देखना, ये एक्सरसाइज खुद से करो, गो थ्रू ऑल द फंडामेंटल राइट आर्टिकल्स एंड सी विच ऑफ देम हैज मेंशन्ड सिटीजंस एंड विच ऑफ देम मेंशन्स पर्सन। जो पर्सन है वो सिटीजन और फॉरेनर दोनों को अवेलेबल है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन है और ये ना एक डराने वाला क्वेश्चन है। राइट टू एजुकेशन पे है, इतने सारे प्रोविजन है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा करेज दिखाया कि हम इसको आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से इसको सोचेंगे, तो आप इसका आंसर निकाल ले जाएंगे। और सबसे पहले सोचना शुरू करते हैं सबसे छोटे वाले स्टेटमेंट से, ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। छोटा वाला स्टेटमेंट क्या कहता है? इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ द टीचर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। मोर देन 90%, ये संभव है क्या? डायरेक्टली अंडर स्टेट गवर्नमेंट मतलब सरकारी है। अगर आप नॉर्मली अगर कॉलेजेस का आपको आइडिया होगा, तब आप आसानी से इसको आंसर कर लोगे कि मोस्ट ऑफ द जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं टीचर ट्रेनिंग के, जो बीएड कराते हैं, डीएड कराते हैं, वो प्राइवेट हैं। अगर नहीं भी आइडिया है, नॉर्मली हमने ये पढ़ा है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं, सिर्फ 21% कॉलेजेस जो हैं वो हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो अगर ओवरऑल कॉलेजेस में प्राइवेट कॉलेज 80% के आसपास हैं, तो यहाँ पे इसमें ऐसा क्या हो जाएगा कि जो है प्राइवेट कॉलेजेस एकदम से खत्म हो जाएंगे। 90% तो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का ये स्टेटमेंट बोल रहा है। सो दिस इज एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट जो कि कहीं से भी लॉजिकल नहीं लग रहा है। एग्जैक्टली अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है तब तो आप आंसर कर ही दोगे, नहीं पता है तब भी आपको इसको गलत मार्क करना चाहिए बेस्ड ऑन द जनरल डेटा जो आपको पता होता है उससे। अब तीसरे को गलत करते ही 2 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। अब और 2 ऑप्शन एलिमिनेट होने के साथ ही हमें यह भी पता चल गया कि सेकंड तो दोनों में है, तो सेकंड इज करेक्ट। जैसे ही सेकंड करेक्ट हो गया, आप अगर सेकंड को ध्यान से पढ़ते हैं
A teaching primary classes, a candidate required to pass a teacher eligibility test conducted in accordance with the National Council of Teacher Education guideline. वैसे ही आप ये कहोगे कि ये सेकंड अगर सही है तो पहला सही नहीं होगा, क्योंकि पहला ये बोल रहा है कि गाइडलाइन स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन देता है। सेकंड स्टेटमेंट जो कि सही है, हमें ऑलरेडी पता चल चुका है, वो ये कहता है कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन गाइडलाइन देता है। तो जब सेकंड सही है इसका मतलब पहला तो सही हो ही नहीं सकता। हमारा आंसर आ गया बी। हालांकि पिछले साल यूपीएससी ने 2023 में जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे हैं कि हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट, ऐसे हम एलिमिनेट करके आंसर नहीं कर पाएंगे, बट स्टिल सम अमाउंट ऑफ एलिमिनेशन कैन हैपन एंड स्टिल मोर देन 50% क्वेश्चंस अभी एलिमिनेशन टाइप के ही होते हैं। एंड यू शुड गो इन द एग्जाम विद द ओपन माइंड इवन इफ द क्वेश्चन इज वेरी लॉन्ग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि हम और किस टाइप के वीडियो आपके लिए ला सकते हैं और क्या क्या चीजें आपको दिक्कत दे रही है पढ़ने में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट। सो नाउ वी शैल बी स्टार्टिंग एग्जीक्यूटिव टॉपिक्स। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।